नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में आप पूरे 2020 का जो पीडीएफ है इसको भी जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस को अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और ये 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, इस दिवस की जो स्थापना है ये 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। और ये जो है 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे में जनहित से प्रेरित था। और देखिए, जो ये तारीख थी 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई 1987, तो इस तारीख को दुनिया की जो अनुमानित आबादी है ये लगभग 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। तो देखिए, आबादी तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए जो है इस पर फोकस करने के लिए एक दिवस 11 जुलाई को मनाने की घोषणा की गई, जिसका नाम था विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ताकि जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके, लोगों को बताया सके यार परिवार नियोजन करो, 2 से या फिर 1 से अधिक बच्चे मत पैदा करो। तो इसके बाद बहुत सारे देशों में बहुत सारे अभियान चलाए गए। कुछ देशों में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया गया कि आप 2 से अधिक अगर बच्चे पैदा करेंगे तो आपकी जो है उस देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। या फिर कुछ देशों ने कहा कि अगर आप 2 से अधिक बच्चा पैदा करेंगे तो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और देखिए, ऐसे ही अभी हाल ही में 11 जुलाई को, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है, ठीक है। 11 जुलाई को यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है। और इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें आप पूरी डिटेल उसके बारे में जान लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, इस रिपोर्ट को जारी किया है ऑक्सफैम ने। और इस द हंगर वायरस मल्टीप्लाई रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में हर मिनट में यानी कि 1 मिनट में लगभग भूख से 11 लोगों की मौत होती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक है कि 1 मिनट में 11 लोग भूख से मरते हैं पूरी दुनिया में। और देखिए, इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल में 6 गुना बढ़ी है, ठीक है। और इसने यानी कि इस रिपोर्ट में भी फोकस किया गया है कि अकाल जो है इसने कोविड-19 को भी पछाड़ दिया है, जो प्रति मिनट लगभग 7 लोगों की जान लेता है। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में 1 मिनट में लगभग 7 मौतें हो रही थी अभी, जब ये कोरोना का आपातकाल चल रहा था। लेकिन जो आपका भूख है, तो भूख जो है देखिए ये कोरोना से भी खतरनाक है। भूख से जो है 1 मिनट में टोटल 11 लोगों की जो है मौत हो जाती है, ऐसा बताया गया है ऑक्सफैम की इस द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से जारी रिपोर्ट में। और ऑक्सफैम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केन्या के नैरोबी में। और इसकी स्थापना सेसिल जैक्सन कोल ने की थी 5 अक्टूबर 1942 को। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्र राज्य कानून यानी कि नेशनल स्टेट लॉ जो हाल ही में खबरों में था, ये किस देश से संबंधित है। देखिए, जो अभी हाल ही में इजराइल में नेशनल स्टेट लॉ जारी किया गया। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये 3 लाइन में मैंने बताया आपको। देखिए, इस रिपोर्ट में जैसे भारत में नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भारत को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, हर आदमी अपने फेवर में जाना चाहता है। लेकिन इजराइल देखिए दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, ये आप सभी को पता होगा। और ये समाचार पत्रों में जो है प्रकाशित होते रहता है। और परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो ये आपका इजराइल है। देखिए, हाल ही में इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखने का आदेश जारी किया है, जो कि इजराइल को यहूदी लोगों के राष्ट्र के राज्य के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और उसमें बताया कि इजराइल जो है एक यहूदी देश है और यहूदी देश ही रहेगा हमेशा के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल के वहाँ के दावों को, मतलब जो वहाँ के विरोधी थे उनके दावों को खारिज कर दिया
कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है। देखिए, अपने फैसले में अदालत ने राष्ट्र राज्य कानून में कमियों को स्वीकार किया और आलोचकों के अनुसार ये इजराइल के अरब अल्पसंख्यक की स्थिति को कम करता है, जो कि देश की आबादी का लगभग 20% है। यानी कि देखिए, जो इजराइल यहाँ पे कुछ इस्लामिक लोग भी हैं, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, अरब लोग भी हैं। इनकी पॉपुलेशन लगभग 20% है। 80% यहाँ पे यहूदी देश हैं और इजराइल जो है दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और यहूदी देश बना रहेगा, ऐसा इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका नेशनल स्टेट लॉ यानी कि राष्ट्र राज्य कानून है, ये चर्चा में था। और चौथा प्रश्न है कि घरेलू हिंसा रोकथाम संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस देश से संबंधित है? तो देखिए, घरेलू हिंसा रोकथाम संरक्षण विधेयक 2021 जो है ये पाकिस्तान से संबंधित है। देखिए, पाकिस्तान ने घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया हाल ही में, जिसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य कमजोर समूहों को घरेलू हिंसा से बचाना है। और इस बिल में यह कहा गया है कि घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और कम से कम 6 महीने की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, जरा इनका नाम बताइए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? ये तीनों चीज कमेंट बॉक्स में बताइए, देखें कितने लोगों को पता है। पांचवा प्रश्न है कि ज्वाइंट वार फाइटर कुड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? देखिए, जो आपका ज्वाइंट वार फाइटर कुड कैपेबिलिटी जो है ये अमेरिका की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। ये भी हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए, पूरा न्यूज क्या है। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के रक्षा विभाग ने पिछले क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध यानी कि ज्वाइंट एंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को रद्द कर दिया है, जिसकी कीमत कितनी थी? $10 बिलियन, जिसे माइक्रोसॉफ्ट को प्रदान किया गया था। देखिए, अब जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, इसके पास ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी नाम का एक नया प्रणाली होगा और जिसमें अमेरिकी प्रशासन कई कंपनियों के बीच में अनुबंध को विभाजित करेगी, ताकि अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को जो है अनुबंध जीतने का अवसर मिले। तो इसको याद रखिएगा, ज्वाइंट वार फाइटर कुड कैपेबिलिटी जो है ये अमेरिका की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में था, ये किस शहर में है? सॉरी, ये किस देश में है? देखिए, जो आपका ये शहर है जिसका नाम है क्या? किंगदाओ। ठीक है, तो किंगदाओ शहर जो है ये आपका चीन यानी कि चाइना में है। यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। यहाँ पे आपको एक बच्चा दिख रहा है, ये चारों तरफ शैवाल यानी कि एल्गी, जिसको आप काई भी कहते हैं। अगर आप जाते होंगे कभी तालाबों में, देखते होंगे कि पानी के ऊपर कुछ इस प्रकार की हरी हरी संरचनाएं जो है तैरती रहती हैं, ये आपका होता है एल्गी यानी कि शैवाल होता है, जिसको आप जो है शैवाल कहते हैं। ठीक है, देखिए, शैवाल और कवक दो चीजें होती हैं। शैवाल को हम एल्गी कहते हैं, कवक को हम क्या कहते हैं? फंजाई यानी कि फंगस, जिसको फफूंदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शैवाल यानी कि एल्गा की बात कर रहे हैं। एल्गी के बहुत सारे क्लास होते हैं। ठीक है, उसमें डिवाइड किया गया है कौन कौन सी एल्गी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं शैवालों की कंबाइंड रूप से। देखिए, अभी हाल ही में चीन का जो बंदरगाह शहर है किंगदाओ, जो हाल ही में खबरों में था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर शैवाल का उछाल समुद्री जीवन, पर्यटन और जल परिवहन के लिए खतरा बन गया। यानी कि समुद्र के किनारे, यानी कि जो आपका किंगदाओ शहर है जो कि बंदरगाह शहर, मान लीजिए आपका शहर का किनारा है, ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। अगर इस एरिया में अगर मान लीजिए शैवाल उग जाए, तो यहाँ पे अगर नाव वगैरह आएंगी, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या फिर देखिए, अगर ये पूरा बहुत ज़्यादा हो गया शैवाल वगैरह, तो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह जो होती हैं, इकोसिस्टम वहाँ का खतरे में पड़ जाता है। अगर आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैसे फूड चेन कैसे क्या क्या चलता है। ठीक है, तो अभी हम वहाँ खैर नहीं जाएंगे, अभी हम फोकस कर रहे हैं शैवाल की। देखिए, शैवाल से निपटने के लिए जो है वहाँ पर हजारों नाव और मशीनों को तैनात किया है अभी हाल ही में चीन की सरकार ने। और जो पर्यावरणविद हैं उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में योगदान दिया, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और पोषक तत्व से भरपूर सीवेज समुद्री जल में प्रवाहित होने पर पनप सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फैक्ट्रीज होते हैं उनका पानी कहाँ पे लोग डंप करते हैं? अगर समंदर पास में है तो समंदर में करेंगे, नहीं तो अगर अगल बगल में कोई नदी है, जैसे कानपुर में जितने भी ये इंडस्ट्रीज हैं उनका पानी गंगा नदी में गिरता है। इसी कारण जो है गंगा नदी कानपुर में बहुत ही प्रदूषित हो जाती है
और वही प्रदूषित पानी फिर आपका जो है इलाहाबाद होते हुए बनारस तक पहुंचता है। तो इलाहाबाद में जो बच्चे रहते हैं, देखिए उनको अक्सर, मैं भी इलाहाबाद में रहा हूँ, इलाहाबाद के बच्चों में अक्सर जो है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको तुरंत जो है टाइफाइड वगैरह हो जाता है, लीवर से संबंधित बीमारी हो जाती हैं, क्योंकि इस पानी में गंगा नदी के जो है बहुत सारा आर्सेनिक फ्लोराइड रहता है। तो भाई देखिए, अगर नदी के किनारे कोई शहर बसा है तो वो नदी का पानी थोड़ा सा ज़मीन में भी जाता होगा, ग्राउंड वाटर वहाँ का जो है उससे प्रभावित होता है। और इसी पॉल्यूटेड वाटर की वजह से जो है इलाहाबाद में बच्चे जो है देखिए इलाहाबाद में 10 में से 8 बच्चे आपको टकले मिलेंगे। टकले मतलब क्या, वो अपना बाल जो है छिला देते हैं, क्योंकि देखिए बाल बहुत झड़ता है वहाँ पे। इलाहाबाद में पानी की दिक्कत के कारण हेयर फॉल बहुत होता है। तो ये सारी समस्या होती है प्रदूषण से। थोड़ा सा एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, और ये फैक्ट भी है कि आजकल पानी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। तो देखिए अभी हाल ही में इटली के वेनिस में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक को आयोजित किया गया था। देखिए इटली का जो वेनिस शहर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बैठक हुई थी G20 के वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, तो इस दौरान करीब 1000 पर्यावरण और सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं ने जो है वी आर द टाइड के बैनर तले कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया अपनी मांगों को लेकर। और देखिए G20 की बात करें तो G20 क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, यानी कि एक अंतर सरकारी फोरम है। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन जो है शामिल है। तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन यानी कि टोटल 20, मतलब ये 20 जो है मिलकर क्या बनाते हैं, G20 का एक समूह बनाते हैं। तो इनके यानी कि G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक इटली के वेनिस में आयोजित की गई। देखिए मैक्सिमम एग्जाम में आयोजन स्थल ही पूछा गया है। और आठवां प्रश्न की हाल ही में किसे भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आपको मैं 300% गारंटी दे रहा हूं कि यह प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में छपा मिलेगा। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने एरिक गारसेटी को जो है भारत में अमेरिका का नया राजदूत अपॉइंट किया है। और आपको बता दूं, जो आपके एरिक गारसेटी हैं ये भारत में मौजूदा यूएस राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। तो अब केनेथ जस्टर का नाम दिमाग से डिलीट कर दीजिए, अब एरिक गारसेटी बन गए हैं भारत में अमेरिका के नए राजदूत। और नवा प्रश्न है कि यूके इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग ने द्विपक्षीय वित्तीय कनेक्शन को मजबूत करने के लिए किस तिथि को पहली वर्चुअल मीटिंग आयोजित की थी। तो देखिए ये तिथि आपकी थी 8 जुलाई 2021। याद रखिएगा, यूके इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग ने द्विपक्षीय वित्तीय कनेक्शन को मजबूत करने के लिए 8 जुलाई 2021 को एक जो है वर्चुअल मीटिंग आयोजित की थी। और इस बैठक की अध्यक्षता यूके ट्रेजरी और भारतीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने की थी। और आपको बता दूं, जो आपका यूके भारत वित्तीय बाजार संवाद था, इसमें 4 प्रमुख विषयों पर सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता के दौरान सरकार से सरकार की यानी कि भारत की सरकार से यूनाइटेड किंगडम की सरकार से जो है बातचीत हुई। ये 4 जो है आपके मुख्य विषय कौन से हैं। पहला आपका है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी, ठीक है, और दूसरा आपका है बैंकिंग और भुगतान, तीसरा है बीमा, और चौथा आपका है पूंजी बाजार। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में याक पर, देखिए याक एक जानवर होता है, तो इससे देखिए एक संस्था है जिसका नाम है याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, ठीक है। तो इसने ऊंचाई वाले याक का बीमा करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है। देखिए अगर देखिए बीमा किसका होता है, जिस पर खतरा होता है, आपकी बाइक जो है, आपकी कार जो है, इनके लड़ने का खतरा होता है। आपकी ज़िंदगी जो है वो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, उसका भी खतरा है कि मतलब कब आप जो है बीमार पड़ जाएं, कब क्या हो जाए। तो इसीलिए आपका, आपकी गाड़ियों का, इन सभी चीज़ों का जो है बीमा होता है। तो देखिए इंसान के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी खतरा है, तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका बीमा वगैरह हो रहा है। तो अभी एक पहल स्टार्ट की है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने, और इसने जो है इस पहल के तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ जो है एक समझौता किया है। अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्या करेगी, इन याक नाम के जानवरों की जो है बीमा करेगी, ठीक है, इनका लाइफ इंश्योरेंस करेगी। क्यों, क्योंकि इनके जो देखिए इनकी आबादी बहुत तेज़ी से अभी हाल ही में घट रही थी, और इसीलिए जो है ये काम करना पड़ा। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 2019 के बीच में भारत में याक की संख्या में कुल 24.7% की गिरावट दर्ज की गई।
तो 24.7 यानी कि लगभग 25% इनकी आबादी जो है कम हो गई 12 से 19 के बीच में। और देखिए जो आपका NRCY यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है, ये भारत में याक संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यों में संलग्न है। यानी कि इस याक जानवर के जो है संरक्षण के लिए सब प्रतिबद्ध है, इनकी संख्या कैसी बढ़ाई जाए, इनका संरक्षण कैसे हो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज की सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाता है, बताइए जल्दी से। दूसरा कि हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, बताइए। और तीसरा कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 किसने जीता है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे दोबारा फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को जो है दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए इनका नाम है स्वानंद किरकिरे। और दिल्ली हिंदी अकादमी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के वाइस चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो देखिए ये योजना आपकी राजस्थान की है। और तीसरा था द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है जयराम रमेश ने। और चौथा था कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात राज्य में बनाया गया हाल ही में। और पांचवा था कि भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम किस स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो देखिए इसको जो है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर कल फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। तो वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।